हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर चल रहा है मैक्रो का। तो आप लोगों ने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने करंट अकाउंट को पढ़ा, उसके जो भी कंपोनेंट्स थे उसको अच्छे तरीके से देखा कि करंट अकाउंट में किन किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर दैट हमने कैपिटल अकाउंट को पढ़ा। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बेटा आज जो है हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ कंसेप्ट जो बचे हुए हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एक कंक्लूज़न निकाला जाएगा इस पूरे चैप्टर का, वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप बेटा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीओपी, डेफिशिएट एंड सरप्लस। बीओपी जो है उसमें डेफिशिएट भी होता है और सरप्लस भी होता है, क्योंकि आपको पता है बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है बेटे, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। जहाँ पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके टू इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, क्या तो आपकी डेबिट साइड ज़्यादा रहेगी या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगी। इस सिचुएशन में बीओपी में जो है वो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, और ये जो डिसइक्विलिब्रियम है बेटा इसको हम बोलते हैं डेफिशिएट या फिर सरप्लस से। अगर आपके इनफ्लोज ज़्यादा हैं और आउटफ्लोज कम हैं तो आपका बीओपी सरप्लस में है, और अगर आपके आउटफ्लोज ज़्यादा हैं और इनफ्लोज कम है इट मीन्स योर बीओपी इन डेफिशिएट। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि बीओपी जो है वो डेफिशिएट में और सरप्लस में रहेगा, तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट एंड सरप्लस। आप लोगों को बताया गया था एट द एंड, लास्ट क्लास में हमने एट द एंड में यही बात की थी, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में हमने बताया था कि जो आरबीआई है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है, और जो आरबीआई है वो क्या है, कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज का। तो आरबीआई के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसके लिए जो अकाउंट आरबीआई के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है दैट इज़ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है बेटे, इसको हमने बताया था कि ये इसमें जो है हमने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट बताया था, लेकिन कुछ केसेस में जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है उसको सेपरेट करके भी बताया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हमारे बीओपी में सरप्लस या फिर डेफिशिएट होंगे तो उससे क्या होगा, क्या तो आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि बीओपी में जो है डेफिशिएट और सरप्लस को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट और सरप्लस इज ऑब्टेन आफ्टर एडिंग द करंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। जब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को ऐड करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे बीओपी में सरप्लस है या फिर डेफिशिएट है। सरप्लस मीन्स हमारे इनफ्लो ज़्यादा हैं, और अगर हमारे इनफ्लो ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे बेटे। ठीक है, और अगर हम बात करें बीओपी जो है हमारा डेफिशिएट में है, इट मीन्स हमारे जो आउटफ्लोज है वो ज़्यादा है। इट मीन्स हमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में से विड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस विल कंसीडर एज द एडिशन ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। इट मीन्स अगर आपका बीओपी सरप्लस में है तो क्या होगा, आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में एडिशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएंगे वो। और अगर आपका जो बीओपी अकाउंट है वो अगर डेफिशिएट में है,
अगर आपका बीओपी अकाउंट अगर डेफिशिट में है तो क्या हो जाएंगे, आप क्या करोगे, विड्रॉल करोगे, ठीक है, विड्रॉ करोगे। तो द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कवर्स द नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है बेटे, ये क्या होता है, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। आरबीआई के पास क्या होती है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। हमने जो भी हमारी नेट अमाउंट ट्रांजेक्शन है उसके बेस पे जो है हमारे ऑफिशियल रिजर्व जो होते हैं वो मेंटेन होते हैं, और जो आरबीआई जो होता है वो क्या करता है, इस अकाउंट को कवर करता है, कैसे, परचेज और सेल करके एसेट्स को, ठीक है। तो आपको ये बताया गया है कि बीओपी डेफिशिट जब होगा या फिर सरप्लस होगा तो जो ओवरऑल जो इस अकाउंट को सही करेगा उसमें मेन जो भूमिका रहेगी वो किसकी रहेगी, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की रहेगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल ठीक है बेटे, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में हमने बताया, इंडिकेटिंग रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद द आरबीआई। जो आरबीआई के पास फॉरेक्स होती है, फॉरेन एक्सचेंज जो होती है, उसको इंडिकेट किया जाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। और जब भी बीओपी में डेफिशिट या सरप्लस रहेगा तो ये सारा रिकवर किया जाएगा कहाँ से, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। ओके, ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आफ्टर दैट बेटा, बीओपी में डेफिशिट होने का मतलब क्या है, क्या तो करंट अकाउंट में डेफिशिट है या फिर कैपिटल अकाउंट में डेफिशिट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिशिट की, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिशिट जो होता है बेटा किसी भी कंट्री के लिए जो है वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होता, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिशिट को बेटा CAD भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिशिट। देखो, करंट अकाउंट डेफिशिट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड बाय अ कंट्री एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड बाय इट। इट मीन्स क्या है, हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं बेटे और हमारे एक्सपोर्ट कम है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे आउटफ्लोज ज़्यादा है और हमारे इनफ्लोज कम है। इसी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिशिट को प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि हमारे जो है गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म में हमें लॉस हो रहा है। करंट अकाउंट हमें ये शो करता है कि एक कंट्री जो है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वहाँ से भी उसको डेफिशिट हो रहा है। इट मीन्स वो अपने जो रेगुलर एक्सपेंडिचर और रिवेन्यूज़ हैं उनको भी रिकवर नहीं कर पा रही है। द करंट अकाउंट डेफिशिट इज पेड। बेटा अगर करंट अकाउंट में डेफिशिट होगा तो वो किसके द्वारा पे किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस द्वारा उसको रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो सरप्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है हमारे यहाँ पे तो उस बैलेंस से उसको रिकवर किया जाएगा, फॉरेन लोन से रिकवर किया जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, फॉरेक्स रिजर्व से रिकवर करेंगे। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब भी करंट अकाउंट में डेफिशिट होगा तो उसको रिकवर किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा किसके द्वारा, कैपिटल अकाउंट के द्वारा। देखिए, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल बिलो द क्रिटिकल लेवल, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बेटा वो क्रिटिकल लेवल से भी नीचे चले जाते हैं तो क्या होता है, कंट्री को फेस करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है कंट्री के लिए। सो बेटा अब तक जो है हमने लगभग पूरे बीओपी को डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा करंट अकाउंट जो होता है उसमें हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है कंट्री की वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नेचर के कैपिटल मूवमेंट जो होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। आफ्टर दैट जो है हमारा इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये समझना बहुत ज़रूरी है और यही जो है इस चैप्टर में जो है हमने आप लोगों को लास्ट में भी बताया गया था कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, तो वो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम। देखिए बेटा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड ऑटोनोमस
when transaction are made independently of the state of BOP, फॉर इंस्टेंस ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव। बेटा देखो, हम जो है, आपको पता है कि हम जो BOP में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं दैट आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन जो कि इंडिपेंडेंटली की जाती हैं, ये सोचा ही नहीं जाता कि डेफिशिएट होगा या सरप्लस होगा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं सोचा जा रहा, जस्ट प्रॉफिट मोटिव को देखा जा रहा है और वो ट्रांजेक्शन की जा रही है, ठीक है। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हम BOP के स्टेट को नहीं देखते, हम जस्ट अपना प्रॉफिट मोटिव देख रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग करें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जिन ट्रांजेक्शन्स को किए जा रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को किए जा रहे हैं, दैट आर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस का मतलब ही यही होता है कि जो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। दीज आइटम्स आर कॉल्ड अबोव द लाइन items of BOP. The balance of payment is said to be surplus and deficit if autonomous receipts are greater or less than autonomous payment. देखो, जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं उसी की वजह से BOP में क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। मीन्स क्या रहेगा, अगर आपकी ऑटोनोमस रिसिप्ट ज़्यादा हैं और ऑटोनोमस पेमेंट कम है, इट मीन्स आपका BOP सरप्लस में है। अगर आपकी पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसीट्स कम हैं, इट मीन्स योर BOP इज इन डेफिशिएट, ठीक है। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होती है उन्हीं की वजह से ही BOP में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, एक तो ये इंडिपेंडेंटली होती है और इन्हीं की वजह से BOP में जो है वो डेफिशिएट और सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट होती है। आफ्टर दैट बेटा अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स जो होती है उनको हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। On the other hand are determined by the net consequence of autonomous item। जो भी autonomous item की वजह से जो भी result derive हुआ है, that is whether the BOP is in surplus or deficit। BOP जो है वो सरप्लस में है या डेफिशिएट में है, उसको करेक्ट करने के लिए, BOP के सरप्लस और डेफिशिएट को करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन की जाती है दैट इज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। ये तो डिपेंड करेगा कि जो आपकी ऑटोनोमस आइटम्स हैं उनकी वजह से BOP में सरप्लस हुआ या फिर डेफिशिएट हुआ, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें क्या करना है, BOP को अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसमें देखो, द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो होती हैं आर सीन एज द अकोमोडेटिंग आइटम्स इन BOP। क्या होती है ये अकोमोडेटिंग आइटम होती है BOP के, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती हैं वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिनकी वजह से BOP में डेफिशिएट या फिर सरप्लस होता है, और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वो होती हैं जिनसे क्या होता है, BOP के सरप्लस और डेफिशिएट को सही किया जाता है। मीन्स BOP को बैलेंसिंग में लाने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की जाती हैं। सो बेटा हम कहेंगे ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच टेक प्लेस ड्यू टू some economic motive such as profit maximization. These items are also known as above the line items, ठीक है। ये बेटा वो आइटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली होते हैं, इनका जो है इकोनॉमिक मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि BOP जो है, BOP में ये ऑटोनोमस आइटम जो होते हैं वो करंट एंड कैपिटल दोनों अकाउंट्स में किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मर्चेंडाइज हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने देश में हो रहा है, या फिर हमारे इंडियंस जो है फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं या फिर रिपेमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। वो सब ट्रांजेक्शन्स जो होती है वो ऑटोनोमस आइटम्स ही होते हैं, ठीक है, जिनका टारगेट क्या होता है, जिनका एक इकोनॉमिक मोटिव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक टारगेट हो गया आपका, आपकी कंट्री का टारगेट हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके ऑटोनोमस आइटम्स, ठीक है। जो ऑटोनोमस आइटम है इनमें इन्हीं की वजह से जो है वो बीओपी में डेफिशिट या सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट होती है। अब अकोमोडेटिंग आइटम्स का क्या फंक्शन होता है, देखो, इट रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शंस दैट आर अंडरटेकन, क्यों की जाती है, टू द कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो गैप है उसको कवर करने के लिए ट्रांजेक्शन की जाती है। सच ट्रांजेक्शन आर टेकन टू कवर डेफिशिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है उनकी वजह से जो डेफिशिट और सरप्लस हुआ है उनको कवर करने के लिए क्या किया जाता है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, ठीक है। तो इन ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बिलो द लाइन आइटम्स। अब ये क्या मतलब है अबो द लाइन, बिलो द लाइन, देखो आपने जो भी ट्रांजेक्शन की, ठीक है, जब आपने सारी ट्रांजेक्शन की तब आपने देखा कि आपका इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, तब आपको पता चला कि हमारे यहाँ पे जो है क्या तो डेफिशिट है या फिर सरप्लस है, ठीक है। तो ये जो सब ट्रांजेक्शन जो हुई आफ्टर दैट आपको पता चला कि डेफिशिट है सरप्लस है, फिर इस डेफिशिट और सरप्लस के गैप को कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन की गई, तो क्यों की गई, क्योंकि आपको पता चला कि आपके अकाउंट में क्या है, डेफिशिट है या फिर सरप्लस है, तब वो ट्रांजेक्शन की गई अकोमोडेटिंग आइटम वाली ट्रांजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। और फॉर एग्जांपल ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है, या फिर हम बोले कि हमने IMF से बोरोविंग ली है, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। तो हमने क्या कहा, जो ऑटोनोमस आइटम होते हैं वो अबो द लाइन होते हैं, मीन्स हमने वहाँ तक हमने देखा नहीं है कि हमारा टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, ठीक है। और जो हमारे अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं वो बिलो द लाइन होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे देख चुके हैं हम कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, जिसकी वजह से हमें एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स में, तो आप देखेंगे बेटे, सबसे पहले हमने कहा ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अकोमोडेटिंग आइटम आर टेकन टू कवर डेफिशिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। जो भी है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में रिसिट और पेमेंट में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, उस गैप को रिकवर करने के लिए आप क्या करते हो, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की हेल्प लेते हो। आफ्टर दैट देखो, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है क्या करती है, बीओपी में बैलेंस को मेंटेन करती हैं, बीओपी के बैलेंस को मेंटेन करती हैं, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, करंट और कैपिटल, ठीक है, ये दोनों में ही ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की जाती है। लेकिन बेटे जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है ना, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। आप लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट था, आपने पढ़ा था ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट किसका पार्ट बताया था हमने, जो रिजर्व्स थे, फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो किसका पार्ट बताया था हमने, कैपिटल अकाउंट का पार्ट बताया था, ठीक है। अल्टरनेटिव नेम क्या होते हैं आपको बताया था, ऑटोनोमस आइटम क्या होते हैं, अबो द लाइन, और जो अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं वो क्या होते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स। आफ्टर दैट एक छोटी सी बात थी जो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था कि हम बताएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बताया गया था कि जो बीओपी है बेटे, बीओपी जो है उसमें अगर डेफिशिट रहे, अगर बीओपी में डेफिशिट है या फिर बीओपी में सरप्लस है, तो बीओपी में अगर डेफिशिट है इट मीन्स जो आपके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हैं वो क्या होंगे, घटेंगे, और अगर सरप्लस है तो आपके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बढ़ेंगे, ठीक है। डेफिशिट अगर है तो क्या होगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से मनी कहाँ आएगी, बीओपी के पास आएगी, ठीक है, बीओपी अकाउंट में आएगी। और अगर सरप्लस है तो मनी कहाँ जाएगी, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जाएगी बीओपी से,
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना बेटे, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में अगर इंक्रीज होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बीओपी से पैसा जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जा रही है, ठीक है। और वाइल डिक्रीज इन इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन। और अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स बीओपी में पैसा आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटे देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की डेटा है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया? ट्रेड बैलेंस आ गया। आफ्टर दैट हमने क्या किया? इनविजिबल ट्रेड का बैलेंस निकाला, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया था। एक हमारे पास होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। आफ्टर दैट हमारी इनकम्स आ जाती है और हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका हमने बैलेंस निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारा इनविजिबल्स का बैलेंस आ गया। इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। आफ्टर दैट हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखा। कुछ एरर ओमिशन रह गई जो हमारी इनएबिलिटी को दिखाती है कि हमने प्रॉपरली जो फॉरेन ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड नहीं किया। ओवरऑल जो हमारा बैलेंस है, देखो हमारा जो ओवरऑल बैलेंस है क्या है? हमारा बीओपी यहाँ पे सरप्लस में है। यहाँ पे हमारा बीओपी सरप्लस में है बेटे। तो बीओपी में अगर सरप्लस में है तो क्या होगा? जो बीओपी से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कहाँ जाएगी? हमारे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जाएगी। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में अगर जाएगी तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बढ़ जाएंगे, जबकि बीओपी से क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है ना। बीओपी से तो पैसा जा रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज जा रही है, तो उसको आप कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है। तो क्या कह रखा है? देखो एट द एंड बता रखा है। देखो आइटम 9 जो है, इस पूरा जो आपका टेबल है, इसमें आइटम 9 इन बीओपी अकाउंट ऑलवेज शो चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है? इट नेवर शो टोटल ऑफिशियल रिजर्व। ये टोटल ऑफिशियल रिजर्व के बारे में नहीं बता रहा, जस्ट इसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो बता रहा है। बीओपी के ट्रांजेक्शन की वजह से जो चेंज आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, सिर्फ उसको दिखा रहे हैं। इन द प्रेजेंट टेबल देयर इज एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि बीओपी जो है वो सरप्लस में था, इट मीन्स क्या हो गया? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और इंक्रीज होंगे तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। टू रिपीट, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज इंडिकेटेड बाई माइनस साइन, वाइल डिक्रीज इज इंडिकेटेड बाई पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्या करेंगे? डिक्रीज अगर होगा तो पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं? बीओपी अकाउंट को रेफर कर रहे हैं। तो बीओपी अकाउंट में जो चेंज हो रहा है ना, इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप साइन दिखाएंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का, ठीक है। दिस इज ओनली देन दैट द बीओपी अकाउंट वुड रिफ्लेक्ट द परफेक्ट बैलेंस, क्योंकि ये बीओपी अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ उस चीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आफ्टर दैट जो है हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट। जो बीओपी अकाउंट है वो एक कंट्री बनाती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। बीओपी अकाउंट रिवेल्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है हमारे बीओपी अकाउंट में। तो ये क्या बताता है? बोरोविंग रिवेल्स डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी कंट्री बोरोवर है तो ये हमें बताता है कि हमारी कंट्री जो है उसकी कितनी डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ में। इट पॉइंट टू बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर हमारी कंट्री जो है, अगर हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा बोरोइंग ले रखी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है? बैकवर्डनेस को दिखा रही है हमारा बीओपी जो है। तो ये हमें क्या बताता है? बीओपी जो है वो एक कंट्री की, एक इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। आफ्टर दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आपने जो बीओपी जो है उसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो कितनी हुई है, क्योंकि आपने देखा था कि आपने पढ़ा था कि हमारा जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं? हम दिखाते हैं जो हमारा इनविजिबल्स का ट्रेड होता है वहाँ पे हम फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों इनकम को लेते हैं। फैक्टर इनकम में हमारे पास आ गया था प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ओके। और जो हमारी नॉन फैक्टर जो हमारी ट्रांजेक्शन्स थी उसमें हमने क्या लिया था? सर्विसेज को लिया था। तो
जो बीओपी अकाउंट है वो हमें ये बताता है कि हमें जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से कितनी नेट फैक्टर इनकम हम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो आपको पता है जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, ये किसका कंपोनेंट था, नेशनल इनकम का, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये किसका कंपोनेंट है, एडी का, ठीक है। आपने क्या कहा था, एडी क्या होती है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस क्या होता है, एक्स माइनस एम, ठीक है। तो यहाँ से जो है बीओपी अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स का हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री जो है उसमें हम कितने जो है हमारी कंट्री जो कितनी फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज़्यादा या कम रहता है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है लेवल ऑफ आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा हमारा फोर्थ पॉइंट है मार्केट पोटेंशियल। BOP account reflects market potential in the domestic economy. It is reflected by the size of foreign investment. BOP account से हमें पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लार्ज साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स टू हायर मार्केट पोटेंशियल। अगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब हमारी जो मार्केट है वो उसका ज़्यादा पोटेंशियल साइज हो सकता है, ठीक है। मार्केट क्या रहेगी, हाई मार्केट पोटेंशियल्स रहेंगे आपके इन फ्यूचर, ठीक है। तो आप ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। और अगर आपके यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो उसका मतलब आपकी जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट बात आती है बेटा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक के द्वारा अप्लाई की जाती है और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो बीओपी परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इम्पैक्ट इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज इन द इवेंट ऑफ ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, देयर इज प्रेशर ऑन डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी, इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। लाइकवाइज पुअर फ्लो अगर है, पुअर फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी मे पॉइंट टू हार्ड टैक्स लॉ इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे पुअर फ्लो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो हम क्या करेंगे, हमारे जो टैक्स लॉ है वो हार्ड कर देंगे। तो गवर्नमेंट मस्ट अकाउंट फॉर इट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स फिस्कल पॉलिसी। तो जब गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है तो बीओपी अकाउंट जो है उसको देखती है, उसको ऑब्जर्व करती है, आफ्टर दैट अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ को मेंटेन करती है, ओके। तो क्या कहेंगे ब्रीफली, बीओपी अकाउंट रिवेल्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। इससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, इट्स हाईलाइट नीड ऑफ बोरोविंग, ये बताती है कि हमारी जो कंट्री है उसकी क्या नीड है बोरोविंग्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लेके, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नीड को बताती है। हालांकि ये टॉपिक्स जो है हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने ऑब्जेक्टिव बताए थे बीओपी के, तो हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। तो आप यहाँ तक जो है इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये चैप्टर लगभग आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप प्रॉपरली अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो आप जो है अपना ये चैप्टर जो है इसको रिवाइज करेंगे। और आप लोगों को पता है आपके यूनिट टेस्ट हैं, तो जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उनको आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।